Good morning dear student, welcome to advanced chemistry classes and today our topic is calculation of E upon M ratio. Okay, आज हमें कैलकुलेशन सीखना है किसका, E upon M रेशियो का, आ जाएगा E upon M रेशियो का कैलकुलेशन सीखना है. ठीक, कैसे किया था थॉमसन ने, तो सबसे पहले तो ये जान लें कि ये कैलकुलेशन किया क्यों गया. जो कैलकुलेशन किया गया E अपॉन M रेशियो का, ये क्या चेक करने के लिए किया गया था. जब कैथोड किरणों की खोज हुई, किसने किया था, जूलियस प्लेकर ने कैथोड किरणों की खोज की. और जब खोज किया तो अन्य वैज्ञानिकों ने क्या किया, उनके इलेक्ट्रोड को चेंज करके देखा, ठीक, और उनकी गैसों को चेंज करके देखा, तो वहाँ पर उनके E अपॉन M का रेशियो ही क्या आ रहा था, सेम आ रहा था. ठीक, थॉमसन ने भी ये एक्सपेरिमेंट जूलियस प्लेकर वाला दोबारा से किया तो E अपॉन M का रेशियो वहाँ पर सेम आ रहा था, जिससे ये प्रूव होता है कि हर सब्सटेंस से कैथोड किरणें निकलती हैं, चाहे वो कोई भी गैस हो, चाहे वो कोई भी मेटल हो या कोई भी मेटल इलेक्ट्रोड हो. ठीक है, तो जो E अपॉन M रेशियो है, यही वो चीज़ है जिसके द्वारा थॉमसन ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन एक बेसिक फंडामेंटल पार्टिकल होता है किसी भी एटम का. क्यों कहा था उन्होंने, क्योंकि जब उन्होंने E अपॉन M का रेशियो अपने एक्सपेरिमेंट में कैलकुलेट किया था, ठीक, यहाँ पर उन्होंने अलग अलग इलेक्ट्रोड लिए, अलग अलग मेटल के, अलग अलग गैसें ली, ठीक, लेकिन उसके बावजूद भी E अपॉन M का रेशियो क्या आ रहा था बेटा, E अपॉन M का रेशियो हमेशा इक्वल आ रहा था, सेम आ रहा था, एक जैसा आ रहा था. इस वजह से उन्होंने अनुमान लगाया कि हर एक पदार्थ का E अपॉन M का रेशियो एक जैसा आ रहा है. इसका मतलब हर पदार्थ में कैथोड किरणें कॉमन हैं, वो हर पदार्थ से निकल सकती हैं, ऐसा उन्होंने अनुमान लगाया. अब आज हम इलेक्ट्रॉन का चार्ज अलग जानते हैं कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, मास अलग से जानते हैं हम. लेकिन उस समय जब थॉमसन ने प्रयोग किया था ये, तो ना उनको मास मालूम था इलेक्ट्रॉन का और ना ही उनको चार्ज मालूम था इलेक्ट्रॉन का, केवल उन्होंने रेशियो को फाइंड आउट किया था. तो आज के लेक्चर में हम यही देखेंगे कि उन्होंने E अपॉन M का रेशियो फाइंड आउट किया तो कैसे किया. ठीक है, अब जब E अपॉन M का रेशियो कैलकुलेट करने चले वो, तो उन्होंने कौन सा एपरेटस यूज किया, कैथोड रे ट्यूब. ये जो आपको सामने स्ट्रक्चर दिखाई पड़ रहा है, ये बेटा किसका है, कैथोड रे ट्यूब का है. ठीक, अब पहले हम इसके बारे में समझ लें कि ये कैथोड रे ट्यूब जो होती है वो बनी कैसे होती है, इसमें क्या क्या लगा होता है. ठीक, तो हम देखते हैं, ये आपको देखो इस शेप की एक ट्यूब दिखाई पड़ रही है. तो आप कह सकते हो कि कैथोड रे ट्यूब जो है वो एक प्रकार के कांच की नली होती है, ठीक, जिसमें बाईं ओर एक कैथोड और एनोड लगा होता है. ठीक, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे आपने एक्सपेरिमेंट में जूलियस प्लेकर के एक्सपेरिमेंट में देखा था, उसी तरीके से उसी तरीके से कैथोड लगा और उसी तरीके से एनोड लगा हुआ है ना. तो यही चीज़ यहाँ पर भी है कि कैथोड लगा है और एनोड लगा है इस ट्यूब के अंदर. अब यहाँ पर चेंजमेंट क्या किया इन्होंने, यहाँ पर चेंजमेंट सिर्फ ये किया कि यहाँ पर इन्होंने इलेक्ट्रिक फील्ड को भी अप्लाई कर दिया. यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है और ये क्या दिखाई पड़ रहा है, निगेटिव टर्मिनल दिखाई पड़ रहा है. ठीक, तो ये किसको इंडिकेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड को. और यहाँ पर ये देखिए क्या लगा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेट, यानी मैग्नेट यूज़ किया और मैग्नेट से मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ कर दिया. तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, ये चीज़ ध्यान रखिएगा आप. और सामने आपको देखो ये ब्लैक कलर की स्क्रीन दिखाई पड़ रही है. ठीक है, हालांकि ये फ्लोरोसेंट स्क्रीन कहलाती है और यहाँ पर फ्लोरोसेंट मटेरियल का लेप लगा होता है या आप कह सकते हो पॉलिश लगी होती है. ये मटेरियल कौन सा होता है, जिंक सल्फाइड का मटेरियल होता है, जिंक सल्फाइड होता है. आपने घरों में टीवी में देखा होगा, हल्के से ग्रीनिश कलर की आपको स्क्रीन दिखाई पड़ती है जब टीवी ऑफ होती है, वही ग्रीनिश कलर क्या कहलाता है, जिंक सल्फाइड कहलाता है. उसी की पॉलिश होती है उस पर स्क्रीन में. ठीक है, तो उसी पॉलिश को हम यहाँ पे लगा देते हैं. ठीक, ये तो हो गया स्ट्रक्चर. ठीक है, अब ये देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ें नोन हैं और क्या चीज़ें अननोन हैं. ठीक, निकालना क्या था हमको, E अपॉन M का रेशियो निकालना क्या था, E अपॉन M का रेशियो. तो E अपॉन M का रेशियो निकालना था. तो देखो अननोन चीज़ें और नोन चीज़ें. सबसे पहले नोन चीज़, नोन क्या क्या हमें नोन है और क्या हमें अननोन है.
ठीक, तो नोन में आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपने अप्लाई किया है, तो आपको इसकी डायरेक्शन भी मालूम होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, आपको इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम होगा कि कितनी मात्रा में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक है, क्योंकि जब हम ही यूज़ कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमें मालूम होगा ना कितने पावर की हम इलेक्ट्रिक फील्ड यूज़ कर रहे हैं, कितना मात्रा है या उसका कितना मैग्नीट्यूड है। ठीक, तो हम कह सकते हैं हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड नोन है। ठीक, एक चीज़ हो गई। अब जब मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है तो हमें इसकी डायरेक्शन भी मालूम होगी बेटा। डायरेक्शन तो हम ये भी लिख सकते हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, एक एक करके हम बताएंगे, बाद में डिस्कस करेंगे। जब डायरेक्शन मालूम होगी तो हमें इसका फोर्स का डायरेक्शन भी मालूम होगा कि मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन क्या होगा, तो हमें ये भी मालूम होगा यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक या मैकेनिकल फोर्स भी आप बोलते हो इसको, मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, जैसे मैंने कहा डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमको मालूम है तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स भी मालूम होगा। उसी तरीके से मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मालूम है हमको तो मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हमको मालूम होगा। तो यहाँ पर मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए लेकिन मैं यहाँ लिखे दे रहा हूँ। ठीक, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जब हमने मैग्नीट्यूड लगाया है, जब हम ही ने यूज़ किया है इलेक्ट्रिक फील्ड, तो हमें इसकी पावर भी मालूम होगी, मैग्नीट्यूड भी मालूम होगा। तो मैंने लिखा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको नोन होगा। फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी हमको नोन होगा, तो हमने लिखा डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड भी नोन होगा। ठीक, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड यूज़ किया है तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स दोनों ही हमें नोन होंगे यहाँ पे। ठीक, और क्या नोन होगा, आप ये मान सकते हो इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, हालांकि ये नोन नहीं है लेकिन यहाँ मानना पड़ता है, चार्ज E होगा। और अननोन क्या है, E/m। अननोन क्या है बेटा, E/m। E/m हमारे लिए अननोन है और हमें मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मालूम है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, और यहाँ पे एक में मैग्नीट्यूड ऑफ लिखिए, मैग्नीट्यूड ऑफ, यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गया और मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हो गया। सॉरी, यहाँ पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। फिर से देख लीजिए, फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है, ठीक, और डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मालूम है। फिर इसी तरीके से डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम है हमको, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मालूम है, और इन दोनों की सहायता से हम क्या निकाल लेंगे, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेंगे। ठीक है, ये चीज़ें हमें नोन है। और अननोन हमारा क्या है, E/m का रेशियो। ठीक, अब आते हैं बेटा इसकी प्रोसेसिंग पे। प्रोसेसिंग कैसी होती है, जैसे आपको पढ़ाया गया है जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट में, क्या पढ़ाया गया था कि लो प्रेशर लेते हैं, हाई वोल्टेज यूज़ करते हैं, तो यहाँ से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, और उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को, आज हम जानते हैं कि यहाँ से इलेक्ट्रॉन इमिट होते हैं, लेकिन उन्हीं इलेक्ट्रॉनों की बीम को जूलियस प्लकर ने क्या कहा था, उन्हीं को कैथोड रेज कहा था। ठीक है, जब कैथोड रेज कहा,
ठीक। तो बाद में थॉमसन ने ये प्रूव किया था कि कैथोड रेज जो हैं वो एक्चुअली कुछ नहीं इलेक्ट्रॉन का ग्रुप हैं या इलेक्ट्रॉन की बीम है, और ये बताया कि कैथोड रेज निगेटिव चार्ज पार्टिकल से मिलकर बनी होती हैं जिन्हें हम इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो वो चीज़ें हमको पहले से मालूम हो गई, एक्सपेरिमेंट हम पहले पढ़ा चुके हैं आपको थॉमसन का, ठीक है, थॉमसन का और जूलियस प्लकर का। तो उस चीज़ को आप यहाँ ध्यान रखिएगा। जब हम यहाँ पर लो प्रेशर लेंगे, हाई वोल्टेज अप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बेटा क्या निकलेगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा, सीधी डायरेक्शन में, स्ट्रेट लाइन में मूव करेगा। ये भी आपको मालूम है कि कैथोड किरणें स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। जब स्ट्रेट लाइन में चलती है तो कैथोड रेज अगर स्ट्रेट लाइन में चलती है तो आप कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन भी स्ट्रेट लाइन में चलेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा, ठीक। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो हमें जान लेनी चाहिए, जो हमें अगर मालूम होंगी तभी हम आगे बढ़ पाएंगे इसमें, अदरवाइज़ फिर कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। तो क्या है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ें, सबसे पहले तो आप ये जानो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है और ये निगेटिव टर्मिनल है। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल और निगेटिव टर्मिनल की वजह से यहाँ पर इसको तार के द्वारा क्या कर दिया गया, सोर्स से जोड़ दिया गया है ताकि इलेक्ट्रिक करंट मिल सके इसको, ठीक। और यहाँ पर इलेक्ट्रिक करंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगी, ठीक है। जब फील्ड डेवलप हो जाती है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है कि हमें डायरेक्शन निकालना होता है कि डायरेक्शन क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रूल भी है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। ये क्या है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये हमने लिखा था डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो यहाँ पे लिखा था, नोन होती है ना, ठीक। तो नोन इसलिए होती है क्योंकि ये कॉमन सी बात है, जनरल रूल है, ठीक। हमको मालूम है कि हमेशा डायरेक्शन ऑफ फील्ड क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, पॉजिटिव टू निगेटिव होती है। लेकिन यहाँ बच्चे कंफ्यूज इसलिए तब होते हैं जब यहाँ पर ये पूछा जाता है कि डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होगा। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स बेटा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स जब आपको निकालना हो तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा, जो रूल पढ़ाया जाता है कि फोर्स की ही डायरेक्शन में फील्ड की ही डायरेक्शन में फोर्स लगता है। जनरली यही आपको टीचर पढ़ा देते हैं कि जो फोर्स की डायरेक्शन होती है, जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वही फील्ड की डायरेक्शन होती है, या यूं कह लो जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वो फोर्स की डायरेक्शन होती है, ठीक। यही तो पढ़ा जाता है आपको। भाई आपको ये सिखाया गया है कि अगर ये प्लस है और ये माइनस टर्मिनल है, ये प्लस टर्मिनल और ये माइनस टर्मिनल है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आपको क्या बताई गई है, प्लस से माइनस की ओर, ठीक। और जब फील्ड की डायरेक्शन है तो आपको ये भी बता दिया जाता है कि फोर्स की डायरेक्शन भी क्या होगी, फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, प्लस से माइनस की ओर। लेकिन इस तरीके से अगर आप याद रखोगे तो कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाएगा। आप ऐसे मत याद रखो कि हमेशा फोर्स की डायरेक्शन फील्ड की डायरेक्शन नहीं होती है, ठीक है। इट डिपेंड ऑन चार्ज ऑफ पार्टिकल, ये डिपेंड करता है कि यहाँ पर चार्ज जो पार्टिकल लिया जा रहा है वो कैसा है, ठीक है। अगर यहाँ पर बेटा पॉजिटिव पार्टिकल है, अगर यहाँ पर फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में क्या रखा गया है, पॉजिटिव पार्टिकल को रखा गया है, तो ध्यान रखिएगा जो फील्ड की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है वो पॉजिटिव से निगेटिव है, और फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हो जाएगी। कब हो जाएगी, जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लिया जाएगा तब, ठीक। अब अगर यहाँ पर हम क्या करें, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल की बजाय हम क्या ले लें बेटा, निगेटिव चार्ज पार्टिकल ले लें। जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पर क्या होता है, निगेटिव चार्ज होता है, ठीक। तो अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया तब फिर यहाँ पर फील्ड की डायरेक्शन अगर आपसे पूछे तो फील्ड की डायरेक्शन हमेशा आप वही बताओगे, पॉजिटिव टू निगेटिव। लेकिन अगर आपसे फोर्स की डायरेक्शन पूछ ले तो अब आप पॉजिटिव टू निगेटिव नहीं बताओगे, आप क्या कहोगे, निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, ठीक है। फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, निगेटिव टू पॉजिटिव। कब, जब फील्ड के बीच में, इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में पार्टिकल कैसा लिया गया हो, निगेटिव चार्ज पार्टिकल लिया गया हो तब, ठीक। तो ये भी चीज़ हमको नोन होती है एक तरीके से, ये रूल्स हैं, रूल्स तो हमको नोन होते ही हैं, ठीक। तो आप लिख सकते हो निगेटिव टू पॉजिटिव, ये क्या है, निगेटिव टू पॉजिटिव, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हो गया, फोर्स हो गया। तो यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स। देखो कहीं लिखा है मैंने डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स, डायरेक्शन नहीं लिखा तो आप ये भी ऐड कर सकते हो कि हमें डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स नोन है, ठीक।
डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स हमारा क्या हो गया बेटा, नोन हो गया। ये पहली बात हो गई। दूसरी बात, अब तीसरी बात पे आते हैं। तीसरी बात क्या है यहाँ पे कि यहाँ पर जो लगने वाला फोर्स है वो क्या होगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो क्या होगा, F इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई होगा। ठीक, कैपिटल F इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई। जहाँ पर E क्या है, ये बेटा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब चौथी चीज पर आते हैं। चौथी चीज क्या है, हमने बेटा क्या ये अप्लाई किया है, मैग्नेट को यूज किया है, यानी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है। ठीक, जब मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है तो हमें इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम होगा, वो चीज़ नोन है ही, हम पहले ही बता चुके हैं। अब यहाँ पर भी बात डायरेक्शन की आती है फील्ड की और फोर्स की आती है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम पूछ लें कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, तो आप बताओगे बेटा कि नॉर्थ टू साउथ होती है, नॉर्थ से साउथ की ओर क्या होती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हो गई। ठीक, अब पांचवी चीज यहां पर क्या आ जाएगी, जब आपसे पूछा जाएगा कि भाई यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड तो आपने लगा दिया, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी बता दिया कि नॉर्थ से साउथ की तरफ, इधर देखो नॉर्थ लिखा है, इधर देखो साउथ लिखा है। एनसीईआरटी में ध्यान देना, यहाँ नॉर्थ कर दिया गया है, यहाँ साउथ कर दिया गया है, जो कि मिस्टेक है। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कंफ्यूज मत होना, बस डायरेक्शन फोर्स की उल्टी हो जाएगी। अगर हम इसको चेंज करेंगे तो फोर्स की डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। ठीक है, तो उन्होंने उस तरीके से प्रूव किया है बुक में, मैंने यहाँ पे एन लिखा है, यहाँ एस लिखा है, तो उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है, अब फोर्स की बात करते हैं कि यहाँ पर मैग्नेटिक फोर्स किस डायरेक्शन में काम करेगा। प्रॉब्लम फिर क्रिएट हो गई। ठीक, अब हमें कोई बात, ठीक, अब पांचवी चीज देखो बेटा, पांचवी चीज क्या है, चार चीजें हम बता चुके हैं, अब डायरेक्शन हमको बताना है किसका, मैग्नेटिक फोर्स का। तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन बताने के लिए हमको आना चाहिए क्या, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। अगर लेफ्ट हैंड रूल नहीं आता तो फिर हम फोर्स की डायरेक्शन नहीं बता पाएंगे। तो देखो जो फ्लेमिंग थे उन्होंने क्या इंडिकेट किया था, इस तरीके से डायग्राम बनाया था, ये बेटा थंब को इंडिकेट कर रहा है, ये क्या है हमारा थंब है, ये क्या है, अगर ये थंब है, ये आपकी इधर वाली जो लाइन है, इधर जेड एक्सिस में जा रही, ये आपकी है फर्स्ट फिंगर, ये आप लिख सकते हो फर्स्ट फिंगर, और ये आपकी क्या है, ये सेकंड फिंगर। ओके, अब थंब क्या इंडिकेट करता है, सेकंड फिंगर क्या इंडिकेट करती है, फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट करती है, ये सीखिए। जैसे मान लो ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ये मेरा क्या है, लेफ्ट हैंड है, तो ये जो मेरा थंब है बेटा, ये किसको इंडिकेट कर रहा है, ये इंडिकेट कर रहा है किसको, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन को। ये मेरी फर्स्ट जो फिंगर है, फर्स्ट फिंगर को अगर मैं ऐसे करूं तो ये इंडिकेट करेगा किसको, जो फर्स्ट फिंगर है ये इंडिकेट करेगी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को, कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन किधर की तरफ है। और ये जो फिंगर है सेकंड फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन को, या आप ये कहो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को, वेलोसिटी की जो डायरेक्शन है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को इंडिकेट करेगी। ठीक है, कैसे आओ समझते हैं इसको। अगर देखो मैग्नेट हमने कैसे रखा है, एन इधर है, एस इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन आपको समझ में आ रही होगी, ऐसे इस तरफ से, ऐसे सामने से किधर की तरफ जाएं, बोर्ड की तरफ जाएं। ठीक, इधर से इधर की तरफ है, मेरी बात समझ में आ रही है, डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे इधर से आप चलोगे ऐसे बोर्ड की तरफ। ठीक है, तो मैं अपनी फर्स्ट फिंगर, जो फर्स्ट फिंगर क्या इंडिकेट करती है, देखो यहाँ पर मैंने लिखा फर्स्ट फिंगर, ये डायरेक्शन ऑफ फील्ड को इंडिकेट करती है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट करती है। ठीक, और जो सेकंड फिंगर है वो किसको इंडिकेट करती है, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी
ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल को इंडिकेट करती है, और थंब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करता है, मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करता है। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करता है। तो जैसे अब यहाँ पे मैंने ऐसे अपनी उंगली रखी, मान लो उंगली रखी, तो ये जो मेरी फर्स्ट फिंगर है, अभी देखो मैंने अपने थंब को नीचे कर रखा है, ये फर्स्ट फिंगर है, फर्स्ट फिंगर किधर जा रही है, फील्ड की तरफ, मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। अब मैंने अपने थंब को ऊपर किया, ये बेटा थंब क्या इंडिकेट कर रहा है, ये फोर्स, मतलब फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ, फील्ड सामने बोर्ड की तरफ, फोर्स ऊपर की तरफ। और ये जो सेकंड फिंगर को देखो, ये सेकंड फिंगर किधर जा रही है, इधर बी पॉइंट की तरफ दिखाई पड़ रही, इसका मतलब ये सामने की तरफ वेलोसिटी की डायरेक्शन है। ठीक, मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। आप फिर से देखो, फील्ड की डायरेक्शन ये, फोर्स की डायरेक्शन ये, और ये चार्ज पार्टिकल हमारा क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसकी डायरेक्शन सामने की ओर है। ठीक, अब तो फ्लेमिंग ने अपने लेफ्ट हैंड रूल में ये कहा था कि अगर नॉर्थ टू साउथ रखें हम फील्ड की डायरेक्शन, ठीक, तो जो फोर्स की डायरेक्शन होती है वो अपवर्ड डायरेक्शन में होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये जो रूल उन्होंने बनाया था या बताया था, वो किसके लिए बताया था, आप कह सकते हो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल इज applicable ऑन पॉजिटिव पार्टिकल, यानी जो लेफ्ट हैंड रूल है वो कहाँ पे अप्लीकेबल होता है, पॉजिटिव पार्टिकल के ऊपर। फिर प्रॉब्लम आ गई हमारे सामने कि भाई पॉजिटिव पार्टिकल तो है नहीं हमारे पास क्या है, हमारे पास है इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन पर कैसा चार्ज होता है, निगेटिव। तो अब क्या होगी फोर्स की डायरेक्शन, तो बेटा कुछ नहीं करना, अब इसकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दो। ठीक है, अगर पार्टिकल का चार्ज अपोजिट हो गया तो फोर्स की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, अपोजिट हो जाएगी। फोर्स ऊपर लगने की बजाय किधर को लगेगा, नीचे को लगेगा। ठीक, अभी तक जो मैग्नेटिक फील्ड थी, वो मैग्नेटिक फील्ड अगर लेफ्ट हैंड रूल के हिसाब से देखें तो मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ की तरफ थी, और नॉर्थ से साउथ की तरफ थी तो फोर्स किधर होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए, ऊपर की तरफ होना चाहिए। ठीक, वेलोसिटी सामने की तरफ होना चाहिए। ठीक, लेकिन पार्टिकल यहाँ पर पॉजिटिव तो है नहीं, पॉजिटिव पार्टिकल की जगह यहाँ पर कैसा पार्टिकल है, निगेटिव पार्टिकल है, यानी इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन जब हो जाएगा तो बेटा ध्यान रखना, जो फोर्स की डायरेक्शन है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन, वो ऊपर की तरफ ना होकर किधर की तरफ हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। ठीक है, और आपको मैंने पहले बताया था इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन होनी क्या चाहिए, वैसे जनरली क्या होनी चाहिए, जनरली अगर आपसे पूछा जाए तो होनी यही चाहिए कि जो फील्ड की डायरेक्शन होती है वही फोर्स की डायरेक्शन होनी चाहिए, पॉजिटिव टू निगेटिव होनी चाहिए, पॉजिटिव टू निगेटिव होना चाहिए किसको, फील्ड की डायरेक्शन को, और पॉजिटिव टू निगेटिव होना चाहिए फोर्स की डायरेक्शन को। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होता है, चार्ज पे डिपेंड करता है। चार्ज अगर यहाँ पर पॉजिटिव रखेंगे तो फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन दोनों सेम होंगी। अगर यहाँ पर चार्ज हम क्या कर देंगे, निगेटिव ले लेंगे, तो फील्ड की डायरेक्शन और फोर्स की डायरेक्शन उल्टी हो जाएंगी। फील्ड की डायरेक्शन अगर पॉजिटिव से निगेटिव है तो फोर्स की डायरेक्शन निगेटिव से पॉजिटिव की ओर हो जाएगी। ठीक, ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। अब फील्ड की डायरेक्शन, फील्ड के मैग्नीट्यूड और फोर्स के डायरेक्शन के बारे में हम जान चुके हैं। अब यहाँ पर प्रोसेस देखते हैं कि सबसे पहले हम क्या करते हैं। सबसे पहले हम करते क्या हैं, फर्स्ट स्टेप में हम करंट को, जैसे यहाँ लो प्रेशर लेकर करंट फ्लो कराते हैं तो यहाँ से क्या निकलना शुरू होती है, कैथोड रेस निकलना शुरू होती हैं, जो कि इलेक्ट्रॉनों से मिलकर बनी होती हैं। आप ये कह सकते हो यहाँ से कैथोड रेस निकल रही हैं, या आप ये कह सकते हो यहाँ से क्या निकल रही हैं, इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। ठीक, तो बेटा जब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यहाँ से ऐसे, तो उस समय पहली बार में हम क्या करते हैं, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं। पहले स्टेप में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ रखते हैं। ठीक है, मैंने आपको एक एनिमेटेड वीडियो भी शेयर किया था लिंक में। ठीक है, तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो आपको ये बातें मेरी ज़्यादा समझ में आ रही होंगी। तो देखते हैं हमने क्या किया। फर्स्ट टाइम मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ किया, इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया। जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑन किया तो ये पहले तो यहाँ से ऐसे होता हुआ यहाँ पर छेद एक होल कर देते हैं जिससे इलेक्ट्रॉन निकलता है। ठीक है, एनोड पर एक होल रहता है,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलते हैं और जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड के संपर्क में आता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इस पर एक फोर्स लगने लगता है। वो किधर की तरफ लगता है, मैंने बताया निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन किधर भागने लगता है, पॉजिटिव की तरफ भागने लगता है। अगर ना भी ध्यान रहे तो आपको इतना तो मालूम ही है कि इलेक्ट्रॉन पर निगेटिव चार्ज होता है तो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जाएगा। ठीक, तो इस डायरेक्शन में फोर्स लगने लगता है और ये डिफ्लेक्ट होकर ए पर हिट करता है जाके। अब आप हमसे कहोगे कि सर हम कैसे जाने ए पर हिट किया इलेक्ट्रॉन ने, तो बेटा मैंने आपको बताया था कि फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या होता है, चमक उत्पन्न करने वाला मटेरियल होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिट करेगा यहाँ चमक उत्पन्न होगी, या आप यूँ कह सकते हो यहाँ स्पॉट बन जाएगा। ठीक, स्पॉट बन जाएगा तो हम जान जाएंगे कि इलेक्ट्रॉन यहाँ पर हिट किया आके। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, सेकेंड स्टेप में क्या किया बेटा, सेकेंड स्टेप में हमने मैग्नेटिक फील्ड को ऑन किया। सेकेंड स्टेप में क्या करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड को ऑन करेंगे। अच्छा एक मिनट, अगर एक फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया था, केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था, तो फोर्स भी देख लेते हैं। फोर्स कितना अप्लाई हुआ लगा होगा वहाँ पे, E इंटू स्मॉल ई। ठीक, जब हमने केवल इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किया था तो डिफ्लेक्शन हुआ इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लग रहा था जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन हुआ, वो था F इक्वल टू कैपिटल E इंटू स्मॉल ई। अब सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया, यहाँ पे आप डालो, पॉइंट ना डालो, चाहे आप ऐसे लिख लो। ठीक, सेकेंड स्टेप में हमने मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया। जब मैग्नेटिक फील्ड को अप्लाई किया तो इलेक्ट्रॉन जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आया, तो मैग्नेटिक फील्ड के कांटेक्ट में आने से इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ। अच्छा, ये डिफ्लेक्शन किस तरफ होगा अब हमें बताने की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही समझ गए होंगे कि नॉर्थ से साउथ अगर डायरेक्शन है फील्ड की, ठीक, तो इसकी जो फोर्स की डायरेक्शन है वो ऊपर की तरफ होनी चाहिए। लेकिन यहाँ चार्ज पार्टिकल क्या है, निगेटिव है, यानी निगेटिव चार्ज वाला इलेक्ट्रॉन है, निगेटिव चार्ज वाला पार्टिकल है जिसको हम इलेक्ट्रॉन कह रहे हैं, तो इसमें फोर्स की डायरेक्शन किधर हो जाएगी, नीचे की ओर हो जाएगी। इसका मतलब डिफ्लेक्शन नीचे की ओर होगा। चलो ये भी हो गया कि नीचे की ओर डिफ्लेक्शन होगा, और कहाँ हिट करेगा, सी पर हिट करेगा। और आप देख लोगे कि सी पर हिट हुआ, और जैसे ही सी पर हिट हुआ तो आपको मालूम हो जाएगा, दिख जाएगा कि हाँ डिफ्लेक्शन हुआ। ठीक, अब यहाँ पर डिफ्लेक्शन जब हो रहा था तो कितना मैग्नेटिक फोर्स लग रहा था, तो F डैश इक्वल टू E इंटू स्मॉल v इंटू कैपिटल B। अब यहाँ पर E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है, B क्या है, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक, अब थर्ड स्टेप में हमने क्या किया, थर्ड स्टेप में हमने इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों को एक साथ अप्लाई किया। जब दोनों को एक साथ बेटा अप्लाई करेंगे तो देखो क्या होगा, जैसे यहाँ पर अप्लाई किया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी, इलेक्ट्रॉन को, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ धकेलेगी इलेक्ट्रॉन को, और मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ खींचेगी। ठीक, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वो बीचों बीच रहेगा, स्ट्रेट लाइन में चलेगा। कैसे, जैसे मान लो अगर हम ऐसे खड़े हैं, ठीक, कोई एक आदमी इधर से मेरा हाथ पकड़ ले, कोई एक आदमी इधर से पकड़ ले, अगर इधर वाला ज़्यादा ताकत लगाएगा तो हम इधर झुक जाएंगे, इधर वाला ज़्यादा ताकत लगाएगा तो हम इधर झुक जाएंगे। अगर दोनों बराबर ताकत लगा रहे हैं तो क्या हम इधर उधर जाएंगे, नहीं, हम बिल्कुल बीचों बीच ऐसे जैसे थे एज इट इज़ खड़े रहेंगे। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पर इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फोर्स जो लग रहा है ऊपर की तरफ लग रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो नीचे की तरफ लग रहा है। ठीक, तो ये इलेक्ट्रॉन ना तो ऊपर डिफ्लेक्ट होगा और ना ही नीचे जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन पर चलेगा, और स्ट्रेट लाइन पे चलने के बाद कहाँ हिट करेगा, पॉइंट बी पर जाके हिट कर देगा। अब ये पॉइंट बी पर इलेक्ट्रॉन का हिट करना, ये क्या प्रूव कर रहा है,